जय हिंद साथियों, सभी को राम राम नमस्कार। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी शानदार और जबरदस्त होंगे, बढ़िया होंगे। साथियों, आरपीएफ के सेट पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ और आज ये तीसरा सेट पेपर है। 2 सेट पेपर आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं। तीसरे सेट पेपर को लेकर आपके सामने आपने टाइम पर 10 बजे बिल्कुल उपस्थित हैं। साथीगण, जो भी बच्चा आ जाए एक बार सेशन को शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं, आपके कमेंट खोलते हैं, जल्दी से एक बार आ जाएं। और टाइम हो गया आपके जीएस के क्वेश्चनों को पोस्टमार्टम का, तो जल्दी से जीएस के क्वेश्चनों को पोस्टमार्टम करते हैं। आरपीएफ का ये तीसरा सेट पेपर है जिसको आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, जो भी बच्चा आ गया है एक बार सेशन को कर दें शेयर, उसके बाद हम लोग चलते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं भाई, सेशन को शेयर करना बनता है और जो भी आएंगे तो लाइक जरूर करेंगे। चलिए साथियों, बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। ये आरंभ है प्रचंड, तो आरंभ हो चुका है आरपीएफ के सेट पेपरों का, क्योंकि आरपीएफ ने कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी दी है। आशा करते हैं आपने फॉर्म भर दिया होगा, जिनने नहीं भरा है वो बच्चा फॉर्म भर देंगे। बढ़ जाते आगे, ये एक क्लब की क्वायरी है जो आपके सामने है। आप हमारे यूट्यूब चैनल इक्लब क्लासेस झांसी से जुड़ सकते हैं। कोई भी आपको क्वायरी लेनी हो तो 8887567802 पर आप कॉल करके कोई भी क्वायरी ले सकते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अगर व्हाट्सएप नंबर है 8887567802। वहीं अगर हम बात कर लें साथी, अगर बात करते हैं फेसबुक की, तो इक्लब क्लासेस झांसी ऑफिशियल है। एक बात यहां कर लेते हैं हम लोग, एक बात हम यहां कर लेते हैं और बाकी फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। एक बात यहां कर लेते हैं, यहां ये क्या हो गया भाई, देखो टेलीग्राम इक्लब क्लासेस झांसी के टेलीग्राम से आपको जुड़ना है। इक्लब क्लासेस झांसी के टेलीग्राम से आपको जुड़ना है और यहीं पे आपको मिलता है करंट अफेयर्स वाला पोर्शन। यहीं पे आपको मिलता है क्या, जो पीडीएफ होता है वो सारा का सारा यहीं आता है। तो इस वाले से आपको जुड़ जाना है, इक्लब क्लासेस झांसी आपको डालना है और वहां पे आपके पास इक्लब क्लासेस झांसी आप डालेंगे तो वहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये आप डालेंगे इक्लब क्लासेस झांसी। ये इक्लब क्लासेस झांसी पे आप देखेंगे तो यहां से हमारा जो टेलीग्राम है उस पर आप ऐड हो जाएंगे। बढ़ जाते हैं हम लोग, ये इक्लब क्लासेस की ऑफलाइन भीड़ है, जिसका आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो इक्लब क्लासेस में आप एडमिशन लें। इक्लब क्लासेस में ऑफलाइन बैच मॉर्निंग में 2 बैच हैं, इवनिंग में 1 बैच चल रहा अभी, जो आपके पर्पज के हैं। ठीक है, मॉर्निंग में आज 7 से 10 में ज्वाइन हो सकते हैं, एक 9:30 से है और 9:30 से लेकर 12:30 बजे तक का समय है। और तीसरा बैच जो है ऑफलाइन वो इवनिंग में 4 बजे से लेकर 7 बजे तक है। शानदार टीम के साथ इक्लब क्लासेस बिल्कुल तत्पर है आपको आगे अग्रसर करने के लिए। चलिए बढ़ जाते हैं और पहले क्वेश्चन की दुनिया में आपको लेके चलते हैं। और डिस्प्ले पे खुल गया है पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है पढ़ने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं क्या लिखा, पहले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं आपको। क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से किसने जयपुर में हवा महल को निर्मित कराया। ठीक है, किसने हवा महल का निर्माण करवाया है भाई, एक बार सेशन को शेयर कर दें, एक बार सेशन को शेयर कर दें जो भी बच्चा है। चलिए बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किसने जयपुर में हवा महल को बनवाया। सबसे पहली बात आ जाती है प्यारे साथियों, सबसे पहली बात आ जाती है कि हवा महल जो है वो कहाँ है, जयपुर में। ये लिख के दिया हमें। जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, यानी अगर हम कहें तो गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। गुलाबी नगरी, अगर हम कहें किस नाम से, गुलाबी नगरी के नाम से इसको जानते हैं। एक बात हम यहां से देखेंगे। दूसरी बात अगर हम करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई हवा महल की, तो हवा महल की स्थापना हुई 1799 में। ठीक है, हवा महल कहाँ है, जयपुर में है। ठीक है, 1799 में इसकी स्थापना हुई है। अगर हम बात करते हैं बिल्कुल
अमन जैन जी, बिल्कुल सी आंसर कर रहे हैं। देखते हैं सी आंसर है या आशीष मेले सी आंसर कर रही हैं। एक बार भाई सेशन को जो भी बच्चे आ गए एक बार शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। अगर हम बात हवा महल की करते हैं, हवा महल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो खिड़कियां हैं, इनकी खिड़कियों का ही तो रोल है। तो इसमें जो खिड़कियां हैं वो 953 खिड़कियां हैं। कितनी? 953 खिड़कियां हैं, 953 खिड़कियां हैं। एक बात यहां समझेंगे। दूसरी बात अगर हम कहें, हवा महल जो है वो 5 मंजिला इमारत है। कितनी? 5 मंजिला। कितनी? 5 मंजिला इमारत है। कितनी है? 5 मंजिला इमारत है। और अगर खिड़कियों की बात कर लेते हैं तो 953 खिड़कियां। अब बात आती है कि स्थापना हो गई, खिड़कियां हो गई, गुलाबी नगरी में है ये। अगर हम बात करते हैं तो ये किसने बनवाया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं इसको। देखो, अगर हम कहते हैं यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा महाराज सवाई प्रताप सिंह। राइट आंसर हो गया यहाँ पे महाराजा सवाई प्रताप सिंह। तो नाइस क्लास, अमन जैन बोल रहे हैं, बिल्कुल थैंक यू। एक बार भाई आईपीएल की दुनिया अभी चल रही ना, आईपीएल चल रहा है तो इसमें सब बिजी हैं। और असली आईपीएल तो स्टूडेंट का ये है जो यहाँ चल रहा है, आप आईपीएल की दुनिया में फंसे हुए। चलिए हालांकि आगे बढ़ जाते हैं हम। अगर बात करते हैं इस 5 मंजिला इमारत का जो वास्तुकार है वो कौन है, ठीक है। अगर 5 मंजिला इमारत के वास्तुकार की बात कर लेते हैं हम लोग कि इसका वास्तुकार कौन है। वास्तुकार, इसके वास्तुकार की हम अगर चर्चा करें, वास्तुकार की अगर हम चर्चा करें तो वास्तुकार इसके हैं लालचंद्र। कौन है? लालचंद्र उस्ताद। कौन है? लालचंद्र उस्ताद। इसके जो वास्तुकार हैं वो है लालचंद उस्ताद। क्लियर है? यहां से मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें। आगे बढ़ जाता हूं मैं, अगले क्वेश्चन की दुनिया में आपको लेके चलते हैं, ठीक है। ये जो इमारत है, ये जो इमारत है लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। लाल बलुआ पत्थर से क्या है? निर्मित है। इतनी बात क्लियर हो गई है तो जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे आपके डिस्प्ले पे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है और आज से आपको इन क्वेश्चनों का मुस्कान रहे, एक बार सी आंसर दे रही हैं, सी आंसर दे रही हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है आपके पास, इसका सी आंसर है। जिनका भी सी आंसर है उन सब का सही है। एक बार भाई सेशन को शेयर कर दें जिससे लोग जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की दुनिया में आपको लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कर्नाटक के, बहुत शानदार, कर्नाटक के गुलबर्ग में स्थित बहमनी स्मारक वास्तुकला की डैश शैली को दर्शाते हैं। यानी किस शैली को ये दर्शाते हैं? माबलुक शैली को, सिख शैली को, दक्कन शैली को या नागार शैली को। देखो इस नागार शैली की अगर हम बात कर लें तो खजुराहो में जो मंदिर हैं, खजुराहो के मंदिर इसी शैली के हैं। खजुराहो के मंदिर किस शैली के हैं? नागार शैली को। किसने बनवाया है इसको? चंदेल शासकों ने बनवाया इसको। ये खजुराहो कहाँ है भैया? तो ये खजुराहो है मध्य प्रदेश में। एक तो हम यहाँ से ये एक्स्ट्रा फैक्ट समझे हैं। दूसरी बात कर लेते हैं, ये माबलुक वंश वाली शैली कौन सी है? ये गुलाम वंश जो हुआ करता था उसी को माबलुक वंश कहते थे। गुलाम वंश था, उसी को माबलुक वंश कहा जाता था। तो उन्होंने माबलुक शैली को विकसित किया। अब आप बात करते हैं कर्नाटक के। अब आप देखें महाराष्ट्र से नीचे की तरफ ही लगता है कर्नाटक वाला रीजन। उस कर्नाटक वाले रीजन में दक्कन का पठार पड़ता है। उस दक्कन वाले क्षेत्र में कौशल राजपूत, जय श्री राम, बिल्कुल जय श्री राम, बिल्कुल। अमन जैन एमपी यहाँ आंसर कर रहे हैं भाई। एमपी, हाँ ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर दूसरा है जो डिस्प्ले पे आपके सामने है। चलिए बढ़ जाते हैं। अब थोड़ी बात हम इस बहमनी साम्राज्य से कर लेते हैं। इस बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक है,
इस बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक है अलाउद्दीन बहमन शाह। कौन? अलाउद्दीन बहमन शाह। बहमन शाह। अगर हमसे ये भी क्वेश्चन पूछता है तो ये क्वेश्चन हो गया अलाउद्दीन बहमन शाह कंप्लीट। ठीक है, अब अगर हम बढ़ जाते हैं यहां पे, ध्यान देना, अगर हम बढ़ जाते हैं कि अब इसमें शैली कौन सी है, तो शैली का आंसर आ जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो शैली का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दक्कन शैली। सी इज अ राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की दुनिया में लेके चलते हैं। जो भी साथीगण आ गए हैं आंसर करने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के राणा महाराणा थे और इन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या वो राणा प्रताप, महाराणा सांगा थे, महाराणा प्रताप थे, महाराणा कुंभा थे, महाराणा उदय सिंह थे? तो राइट आंसर यहां क्या हो जाएगा? किसी का आ रहा है? कोई तीसरे का आंसर कर रहा है तो जल्दी बताएं। जल्दी से आंसर करिए, कोई आंसर कर रहा हो तो आंसर करिए। किसी का नहीं आ रहा है आंसर? अर्जुन यादव, ए आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है। ए आंसर आ रहा है, कौशल का भी ए आंसर आ रहा है। और बताएं। चल बढ़ जाते, ए आंसर ही आ रहा है। देखो आंसर देते हैं तो आंसर क्या रहने वाला है? आंसर रहने वाला है यहां पे सी, राणा कुंभा। राणा कुंभा इज अ राइट आंसर है, सी इज अ राइट आंसर है। इनको अगर बात करते हैं राणा कुंभा को, तो इन्हें राणा कुंभा को महाराणा कुंभकर्ण भी कहते थे, कुंभकर्ण के नाम से भी जानते थे। लेकिन इतिहास में अगर देखा जाए, इतिहास में अगर देखा जाए तो इतिहास में देखा जाए तो राणा कुंभा ही कहते थे। इन्होंने जो चित्तौड़ दुर्ग है ना, चित्तौड़ दुर्ग को इन्हीं ने ही अच्छे से बनवाया। चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग। और चित्तौड़ दुर्ग जो है साहित्य का कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। चित्तौड़ दुर्ग को कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता है, कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता है। अगर बात करते हैं, ये राणा कुंभा हैं, ये 35 वर्ष की आयु में ही गद्दी पर बैठ गए। 35 वर्ष की अल्प आयु में इन्होंने बहुत सारा साहित्य के क्षेत्र में काम किया। ठीक है, स्थापत्य कला बहुत आगे लेके गए। ये राणा कुंभा की बात करें तो 35 वर्ष की अल्प आयु में बहुत सारे दुर्ग बनवाए इन्होंने, बहुत सारे किले बनवाए हैं इन्होंने। पता नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। आंसर यहां आ गया तीसरे क्वेश्चन का सी आंसर यहां पे हो जाएगा। सी आंसर जिनका भी है उनका अच्छा आंसर है, सही आंसर है। ठीक है, अगर चित्तौड़ का आधुनिक निर्माता के नाम से, चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता का आधुनिक यानी हम जैसा उसे देख रहे हैं, आधुनिक निर्माता अगर कहा जाता है तो कहा जाता किसको? राणा कुंभा को। राणा कुंभा अल्प आयु में ही गद्दी पर बैठ गए और बहुत लंबे समय तक शासन किया है। इनका जो वंश था प्यारे, कमेंट नहीं आ रहे हैं भाई, सी आया उसके बाद कमेंट, अमीन के बाद किसी का कमेंट नहीं आया। कमेंट को भी मैं देखते चल रहा हूं। ये सिसोदिया वंश से शासन किए हैं राणा कुंभा। अगर हम बात कर लेते इनकी कि ये गद्दी पर कब से कब बैठे हैं गद्दी पर, तो 1433 से लेकर इनका शासन रहा और 1468 तक ये गद्दी पर रहे। ठीक है, अगर राणा कुंभा के हम वंश की बात कर लेते हैं, इनका वंश कौन सा रहा? सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश था इनका। कौन सा था? सिसोदिया वंश से ये थे। तो राइट आंसर यहां क्या हो गया? ठीक है, आज आपको पीपीटी भी, ये जो पीडीएफ है ये भी आपको इसी तरीके का सेव पीडीएफ मिलेगा, सब कुछ लिखा हुआ। आज के बाद आगे बढ़ जाता हूं, क्या कह रहे हैं अमन? एकलव्य क्लासेस झांसी को आप वहां पे
टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना, आपको यहाँ पे ग्रुप मिल जाएगा। प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन थे? देखो सातवाहन वंश को कल हमने पढ़ाया था, वो सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। सातवाहन वंशों ने खूब चांदी के सिक्के चलवाए, पोटास के सिक्के इन्होंने चलवाए। सबसे अच्छी बात है ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा इन्हें चलाई है। शीशों के सिक्के किसी ने नहीं चलवाए थे, इन्हीं ने शुरू किया था। सिक्कों को चलवाने का जो श्रेय जाता है वो सातवाहन वंशों के पास जाता है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कौशल, बहुत शानदार बहुत शानदार। अगर हम बात कर लेते हैं पाल वंश के संस्थापक की, पाल वंश का संस्थापक कौन था, ये भी क्वेश्चन आता है। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। कौन था? गोपाल। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है पाल वंश के संस्थापक, तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। अब बात आ रही है इस आंसर की, तो आंसर क्या रहने वाला है? 4 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर क्या रहेगा? ए इज आ राइट आंसर। यानी राष्ट्रकूट वंश जो थे वो पहले इनके अधीन थे, किनके? चालुक्यों के। चालुक्यों की अगर हम राजधानी कहें तो वातापी थी। क्या? वातापी इनकी राजधानी थी, वातापी। अगर क्वेश्चन पूछता है कि चालुक्यों की राजधानी क्या थी तो वातापी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? राष्ट्रकूट वंश की अगर मैं बात कर लूं तो 735 के दशक में ये राष्ट्रकूट वंश है, इसकी अगर स्थापना की बात कर लूं, इसकी स्थापना तो 735 के टाइम पीरियड पे हुई थी। इसकी स्थापना की अगर बात कर लूं 735 ईस्वी। ठीक है, पाल वंश की बात की है। अगर बात करते हैं इनकी राष्ट्रकूट वंश की, तो जो दंती दुर्ग थे उन्होंने इसका संस्थापक थे, दंती दुर्ग। और अगर बात करते इनकी राजधानी मान्यखेत, क्या थी? मान्यखेत इनकी राजधानी थी। इज राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? राइट आंसर राष्ट्रकूट हो जाएगा। इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की दुनिया में लेके चलते हैं आपको। हूबहू क्वेश्चन हो रहे हैं, छपने वाले क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आ गया डिस्प्ले पे 5वें नंबर का। दक्षिण भारत में उस भक्ति संत का नाम बताइए। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा अब यहाँ पे, तो जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। बहुत बढ़िया। ठीक है, मंत्री थे। ये शुरुआत में कैसे थे? जैन धर्म में थे, फिर बाद में क्या हो गया? चालुक्य राजा के यहाँ मंत्री हो गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बताएंगे जल्दी से, जल्दी बताएंगे। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर हम बात कर लेते हैं ये शुरुआत में अगर जैन धर्म के थे, तो यहाँ पे तलप्पा का जो दिखाई दे रहे हैं अन्नमाचार्य, ये विष्णु भक्त थे। ये कौन भक्त थे? ये विष्णु भक्त थे। ये कौन थे? ये विष्णु भक्त थे। यहां जो राइट आंसर होने वाला है, राइट आंसर यहां क्या होने वाला है? तो बसबत्रा। राइट आंसर क्या होने वाला है? ये कलर सही दिखाई दे रहा है? बेटा आईपीएल चल रहा है अभी, ऐसा ही होगा। स्टूडेंटों की भरमार तो अभी नहीं देखी जा सकती है। ठीक है, देखो कंपटीशन बहुत ज्यादा, अब कहते हैं बहुत ज्यादा हार्ड है। हाँ, वो अपनी जगह है, लेकिन बहुत ज्यादा रेगुलर बच्चे पढ़ नहीं रहे। रेगुलर पढ़ने की जरूरत है केवल। अभी ऐसा ही होगा दीदी, अभी ऐसे ही रहेंगे और आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता गलत। राधिका, राइट आंसर यहाँ हो जाएगा क्या? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बॉम्बे। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे। तो बस बत्रा इज राइट आंसर। 5वें नंबर के क्वेश्चन का क्वेश्चन आ गया डिस्प्ले पे 6वां। पंजाब केसरी के नाम से मशहूर, ठीक है, मशहूर डैश ने 17 नवंबर 1928 को अंतिम सांस ली थी, वो कौन थे? बताएं भैया। ये दादा भाई नौरोजी थे क्या? दादा भाई नौरोजी बहुत बुजुर्ग पुरुष कहलाते थे। ठीक है, अगर बालक क्या स्वामी विवेकानंद थे? विवेकानंद जी ने कहा है। ठीक है, आपने सारी बात देखी भी है, सुना भी है।
विवेकानंद के लिए कहा जाए तो बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे, एक बार पढ़ने की आवश्यकता होती थी। बढ़ जाते हैं, राइट आंसर यहां पे 6वें नंबर का सी कर रहे हैं बच्चा, सी कर रहे हैं। चलो देखते हैं सी आंसर क्या राइट आंसर है, तो इज राइट आंसर है लाला लाजपत राय। ये गरम दल के नेता थे। कौन से थे? ये गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता, गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता थे। ठीक है, गरम दल के नेता थे। लाल बाल पाल आपने सुना होगा, उन्हीं में से ये आते हैं, लाल बाल पाल। तो इसमें से बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक की अगर हम मृत्यु तो देख रहे हैं, हम जन्म को भी देख लें कि इनका जन्म कब हुआ। इनके जन्म की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म होता है 28 जनवरी 1865 के टाइम पे। ठीक है, 1865 इनके जन्म की बात कर लें। देखो इन्होंने क्या किया था, इनका जो नारा था गो बैक साइमन, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो इन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में, जब साइमन कमीशन भारत आया, साइमन कमीशन भारत के लिए कानून बनाने के लिए आया था। तो उस साइमन कमीशन में आप गजब की बात देखिए, साइमन कमीशन जो आया था वो भारतीयों के लिए कानून बनना था। इससे क्या, भारतीयों के लिए क्या होना था, कानून बनाना था। इसको क्या बनाना था, कानून। किसको? साइमन कमीशन को। और गजब की बात है, इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो इस साइमन कमीशन का क्या हुआ, इस साइमन कमीशन का हुआ क्या, विरोध। इस साइमन कमीशन का क्या हुआ, विरोध हुआ। इस साइमन कमीशन का जब विरोध हुआ तो लाला लाजपत जो राय थे, इन्होंने कहां पे, लाहौर में इसका जम के विरोध किया। और लाहौर में विरोध किया तो इनके सर पर, बल्कि इनके शरीर पर काफी लाठियों के, जो अंग्रेजी हुकूमत से या अंग्रेजी जो सैनिक थे उनके द्वारा इन पर लाठियों से प्रहार किया गया। तो इनके सर पर भी कई लाठी लगी और ये जख्मी हो गए। ठीक है, जख्मी होने के बाद 18 दिन तक इन्होंने अस्पताल में जद्दोजहद किया और फिर इन्होंने 17 नवंबर 1928 को अंतिम सांस ली। और अंतिम सांस लेने से पहले इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मेरे अंग्रेजी शासन ने जो मेरे सर पर लाठी का, यानी मेरे सर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन को ताबूत की अंतिम कील साबित होगा। यानी कुल मिला के मेरी मृत्यु के बाद जो अंग्रेजी शासन है वो बोरी या बिस्तर भारत से समेटने का प्रयास करे, और हमारी मृत्यु हुई इसका वजह बनेगी कि भारत से उसको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। चल, तो यहां पे राइट आंसर आ जा क्या, लाहौर में इनके सर पर क्या हो गई थी, इनके सर पर लाठी लग गई थी। इनके सर पर क्या लग गई थी, लाठी। और उसके बाद फिर ये 18 दिन तक, कितने दिन तक एडमिट रहे अस्पताल में, कितने दिन तक, 18 दिन तक अस्पताल में जद्दोजहद किया और 18 दिन के बाद फिर इन्होंने अंतिम सांस ली। वो भी लिखा हुआ है। आगे बढ़ जाते, अगला क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर डैश ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए क्या है, नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि के साथ साथ किसी ने एक उपाधि और लौटाई थी और वो गांधी जी थे। गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटाई थी, ये आप आंसर करेंगे। चलिए बढ़ जाते हैं। तो जो पंजाब में जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था वो समय क्या था, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल
13 अप्रैल 1919, ये वो टाइम था। 1919 में काला कानून आया, 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी आया था। 1919 का अधिनियम था वो, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटी, और ये घटना कहाँ घटी? तो ये घटना घटी पंजाब में, पंजाब में घटी, ठीक है। किसी की गिरफ्तारी की एवज में एक बैठक हो रही थी जिसमें सभी लोग भाग ले रहे थे, और अंग्रेजों की तरफ से गोली चलाने का आदेश जो दे दिया गया, ठीक है, जनरल जो थे डायर के द्वारा यहाँ पे आदेश दिया गया, जनरल ओ डायर, और उसके द्वारा आदेश देने के बाद अंग्रेजी जो सैनिक थे उनके द्वारा हमारे किसानों पर, भाई बंधुओं पर गोली चलाई गई। आज भी उसके प्रमाण वहां देखने को मिलते हैं कि जान बचाते हुए कुआं में कूद गए तो कुआं भी लाशों से पट गया था, ऐसा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ये उपाधि किसने लौटाई थी? कमेंट कर रहा है कोई। 7वें क्वेश्चन का सी आंसर आ रहा है, 7वें का शुभ गुप्ता, अमन, राधिका। और लोग भी शेयर करो तो भाई और लोग भी होंगे। चलो बढ़ते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी इज अ राइट आंसर, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उपाधि लौटाई थी, और इसी के एवज में गांधी जी ने एक उपाधि लौटाई थी। क्या कह रहे हैं? आशीष समझ ले, बहुत बढ़िया। केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी ने भी एक उपाधि लौटाई थी। किन्होंने? गांधी जी ने। गांधी जी ने उपाधि लौटाई थी। कौन सी? केसरे हिंद की उपाधि। इजा राइट आंसर है समेली जी, आपका राइट आंसर है। तो आगे बढ़ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर अगला 8 रहता है डिस्प्ले पे। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे, जो भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफी हद तक उत्तरदायी रहे? बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या मोहम्मद इकबाल हैं? क्या मिर्जा गुलाम अहमद हैं? क्या अब्दुल गफ्फार खान हैं? सैयद अहमद खान हैं? 8 नंबर का क्वेश्चन डिस्प्ले पे लगा है, जल्दी से आंसर करो सर प्लीज। चलिए फास्ट करवा देते हैं, क्वेश्चन करिए 8वें नंबर का। ये अगर आंदोलन की अगर हम बात करते हैं, अलीगढ़ आंदोलन, तो ये अलीगढ़ आंदोलन कब चला था? तो अगर इसके चलने की बात करते हैं तो ये 1875 में शुरू हुआ। 1875 में चलाया गया। चलाया किसके द्वारा गया? क्वेश्चन नंबर 8वां है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, किसी का आंसर आया है? इतनी जल्दी नींद आने लगी बच्चा? 10:30 बजे हैं अभी। 8 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैयद अहमद खान। डी इज अ राइट आंसर हो जाएगा इसका। और ये अलीगढ़ आंदोलन कब चला था? तो 1875 में। एक क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, किसी को स्किप नहीं करना है, अच्छे तरीके से एक क्वेश्चन को आगे लेते हुए चलना है और अच्छे से देखना है। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने सारे जहां से अच्छा गीत की रचना की है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ गया है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने जो कृति लिखी वो भारत की खोज इनकी है, ठीक है। एक बात आती है। दूसरी बात यहां महात्मा गांधी से भी है। महात्मा कमेंट आया किसी का? भाई डी आंसर आ रहा है। 9वें नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर बात करते गांधी जी द्वारा हिंद स्वराज की रचना की गई, किसकी? हिंद स्वराज की रचना की गई। हिंद स्वराज की रचना की गई किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा। अब बात आती है यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो वो थे कौन? मोहम्मद इकबाल। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मोहम्मद इकबाल द्वारा यहाँ पे क्या किया गया था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इसकी रचना की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ रहा है और क्वेश्चन नंबर रहता है 10। भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता संविधान में ली गई। देखो संविधान सभा थी, जो संविधान ध्यान दीजिएगा, संविधान से क्वेश्चन आ गए, हिस्ट्री से जो क्वेश्चन थे
ठीक है, कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गए हैं। संविधान से क्वेश्चन आ गए हैं। मोहम्मद इकबाल, अजीत गौतम आपका सही है। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संविधान सभा, हमारी जो संविधान सभा थी इसका दायित्व क्या था? संविधान सभा का दायित्व था संविधान 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 का निर्माण, संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण की अगर बात करूं तो संविधान क्या है? नियमों कानूनों का ऐसा संग्रह है। संविधान क्या है? नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह है जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो, उसे हम संविधान कहते हैं। संविधान हमें आजादी देता है। संविधान क्या है? जो राज्य सरकारें होती हैं उनको आदेश देता है कि व्यक्ति के विकास के लिए हमेशा काम करिए। तो संविधान क्या है? नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह है जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके, उसे हम संविधान कहते हैं। संविधान सभा का जो दायित्व था, कर्तव्य था, उसका क्या काम था कि वो संविधान को बना के दे। संविधान सभा ने 60 देशों के, कितने? 60 देशों के संविधान, 60 देशों के संविधान, 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और फिर हमारे संविधान में 10 देशों से कुछ ना कुछ लिया। 10 देशों से लिया गया। कई सारी बातें 10 देशों से ली गई। हमारा संविधान सभा जो है उसने भारत सरकार अधिनियम 1935 से बहुत सारी चीजें ली। इसलिए कहते हैं कि हमारा संविधान किसका ऋणी है? तो हमारा संविधान जो ऋणी है वो किसका है? एक मिनट, हमारा संविधान जो ऋणी है, तो अगर बात करते हैं कि संविधान ऋणी है किसका? संविधान 1935 के अधिनियम का। 1935 के अधिनियम से जो हमारे 395 आर्टिकल थे उनमें से अगर कहें तो 250 अनुच्छेद तो यहीं से लिए। ठीक है, अब बात आ जाती है फ्रांस से क्या लिया गया? तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो ली गई, गणतंत्रात्मक व्यवस्था यहीं से ली गई। जर्मनी, आपातकाल, जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकाल की जो व्यवस्था है वो यहीं से ली गई। और आपातकाल भारत में लगता 3 प्रकार से, एक 300, आर्टिकल 352, एक आर्टिकल 356 और एक आर्टिकल 360। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, और यहां पे जो लगता है वो वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल आज तक एक भी बार नहीं लगा, पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको आप कंप्लीट करिएगा। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संविधान संशोधन। ठीक है, 368 आर्टिकल के अंतर्गत ये संविधान संशोधन होता है। संविधान संशोधन कहां से लिया गया? तो संविधान संशोधन की अगर बात कर लेते हैं तो संविधान संशोधन कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। अब बात आ जाती है ब्रिटेन से, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। जिनने भी राइट आंसर डी किया है उन सबका सही है। जिनने भी डी आंसर किया है उन सर क्लास किस टाइम होती है? ठीक है बच्चा, 10 बजे नेट क्लास स्टार्ट हो जाती है। मैं एक बात आपको बता दूं, ठीक है, शाम 7 बजे से क्लासें स्टार्ट हो जाती हैं। 7 से आपको साइंस का सेट सॉल्व करते हैं, फिर 7:15 से लगभग क्लास शुरू हो जाती है डीडी सर की, जिसमें आप यहाँ पे आप साइंस की क्लास को डिस्कस करते हैं या आप मैथ की क्लास को डिस्कस करते हैं। और 10 बजे जीएस राजपूत यानी मैं आता हूँ आपके सामने, और जो आरपीएफ का सेट पेपर है उसको मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, तो आरपीएफ का सेट पेपर आपको सॉल्व करना है तो आप कितने बजे आएंगे? नेट 10 बजे यहाँ आ जाएंगे। और क्लासेस साइंस रेलवे के हिसाब से साइंस डिस्कस करना 7 बजे आइए। मैथ आरपीएफ रेलवे के हिसाब से करना है। यूपी पुलिस री एग्जाम तो भी आप 8 बजे आइए। और आपको आरपीएफ में जीएस का सेट पेपर करना हो और इसी में यूपीपी का जो री एग्जाम हो उसके लिए भी आपको अगर सेट पेपर करना हो तो आप 10 बजे आइए। हालांकि जीएस वही है, हर पेपर में आता है, तो वही सारा ढेर सारा कंटेंट आपके सामने होगा। तो आप नेट 10 बजे एकलव्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ जाइए। बढ़ जाता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मैं बात कर लूं ब्रिटेन से। ब्रिटेन से एक पॉइंट तो आपने देख ही लिया कि ब्रिटेन से हमने क्या लिया? द्विसदनात्मक व्यवस्था। ठीक है, अब द्विसदनात्मक तो संसदीय व्यवस्था यहीं से ली, संसदीय प्रणाली।
यानी संसदीय व्यवस्था की बात कर लेते हैं तो यहीं से ली। अगर बात कर लेते हैं एकल नागरिकता की, एकल नागरिकता, तो एकल नागरिकता को भी कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। भारत की नागरिकता कैसी है? एकल है। ठीक है, कुछ 16 प्रवासी ऐसे देश हैं भारत सहित, 16 प्रवासी देश, कुछ ऐसे भी देश हैं 16 प्रवासी देश भारत सहित जहां पे क्या होता है? दोहरी नागरिकता का प्रावधान चलता है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान चलता है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान चलता है। नागरिकता अधिनियम जो भारत में इस समय लागू है वो 1955 का अधिनियम है। अगर मैं नागरिकता की बात कर लूं तो नागरिकता 5 प्रकार से ली जा सकती है, यानी 5 प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण। और नागरिकता खत्म जो हो सकती है वो हो सकती कितने प्रकार से? खत्म जो हो सकती नागरिकता वो कितने प्रकार से? तो नागरिकता 3 प्रकार से खत्म हो सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्लियर हुआ। ढेर सारा कंटेंट भर गया है साथी, ढेर सारा कंटेंट है। ठीक है, यूट्यूब की दुनिया में अगर आप देखेंगे तो जीएस का सेट पेपर बहुत लोग कराते हैं, लेकिन भर के कंटेंट देने में हिचकते हैं। ठीक है, टाइम ही तो लगेगा। हम बहुत सारी चीजों को एक ही क्वेश्चन से कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं और क्वेश्चन आ गया अगला 11 नंबर का। हमसे क्वेश्चन 11 नंबर का क्या कह रहा है देख लेते हैं हम। भारत का संविधान द्वारा हस्तलिखित किया गया। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यानी किसके द्वारा लिखा गया? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अगर बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं कि इसको अलंकृत किसने किया है? लिखा तो इनने है, फिर सजाया भी है, तो नंदलाल बोस। चित्रकारी किसने की है इसमें? चित्रकारी किसने की? नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस ने इसमें क्या की? चित्रकारी की है। ठीक है, हर पेज पे चित्र बनाना मुमकिन नहीं था, इसलिए इन्होंने जो भाग थे संविधान में, भाग कितने थे प्यारे? भाग तो शुरुआत में भाग थे कितने भैया? 22। अब कितने हो गए हैं? 25। अगर हम अनुसूचियों की बात कर लेते हैं तो शुरुआत में जो अनुसूचियां थी वो कितनी थी भैया? तो अनुसूचियां थी कितनी? 8। अब कितनी हो गई? 12। शुरुआत में अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद कितने थे शुरुआत में? अनुच्छेद की बात कर लेते हैं तो 395 थे, 395 थे। अब कितने हो गए हैं? 470 प्लस हो गए हैं। अब अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। भाग कितने? पहले कितने थे भैया? भाग थे पहले मूल संविधान में 22। अब कितने हो गए हैं? 25। ठीक है, तो अगर हम बात करें चित्रकारी नंदलाल बोस द्वारा की गई, अगर अलंकृत किया गया इसे कहां? इसे अलंकृत की बात कर लेते हैं तो अलंकृत कहां किया गया? तो शांति निकेतन। शांति निकेतन, शांति निकेतन के लोगों ने इसे क्या किया है? अलंकृत किया है, सजोया है। इस पे नंदलाल बोस ने चित्रकारी की है और हमारे संविधान बनने में 64 लाख रुपए का खर्च आया। 64 लाख रुपए का खर्च आया। खर्च की अगर बात कर लेते 64 लाख रुपए का खर्च आया। अगर हम बात कर लेते हैं संविधान बनने में जो समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। बहस कितने दिन चली? तो 114 दिन बहस चली। कितने दिन बहस चली? 114 दिन बहस चली। यहां देखिए अलग अलग पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। कितने वाचन हुए? वाचन कितने हुए? तो 3 वाचन हुए। कितने? 3। बड़ा वाचन कौन सा था? बड़ा वाचन कौन सा था? तो दूसरा सबसे लंबे समय तक चला था, तो बड़ा वाचन दूसरा था। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए हैं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा इसको अलंकृत किया गया था, हस्तलिखित किया गया था, सजाया था शांति निकेतन के लोगों ने। चित्रकारी नंदलाल बोस ने की थी। हर पेज पे चित्रकारी नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्होंने हर भाग, जहां से भाग शुरू हो रहा था उसके पहले पेज पर चित्रकारी की थी। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की दुनिया में आपको ले चलते हैं। तो तुम ना पढ़ो, क्या हो गया?
खुशी यादव, बाय बाय। ठीक है, कोई बात ना, ठीक है। क्या हो गया, क्या कह रहे हैं आप? तब ठीक होगी क्लास। ये सर क्या है, क्या हुई गवा? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। खुशी यादव आप कुछ कह रही हैं क्या? मैसेज तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, चल। एक भी रुपए नहीं, तुम लोग पता नहीं आपस में क्या कमेंट करते रहते हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन 11 इज द राइट आंसर सी। आगे बढ़ जाता हूं, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा आपको एक क्वेश्चन पे, और आपको ये जो जिस पीडीएफ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी आपको मेरा लिखा हुआ, जो भी लिखा है कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब आपको मिलेगा। ठीक है, सब कुछ आपको मिलने वाला है। सर इनको वॉइस में प्रॉब्लम है। कोई वॉइस तो क्लियर है बच्चा, वॉइस क्लियर है। ठीक है, बढ़ जाते हैं, अपनी अपनी बात है देख लेते हैं। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये देखना हमें। तो पहला पढ़ लेते हैं भाई, क्या कह रहा है। संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की थी। तो ये 1947 ना होकर 1949 है, यानी ये बात हो जाती गलत। ठीक है, क्या कह रहा है। संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950, और डेट लिख दे रहा हूं, ये सही है। अगर बात करते हैं संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गीत को अपनाया था, तो बात तो ये भी सही है भाई, 24 जनवरी को ही गीत उसको भी अपनाया गया था। ठीक है, क्या कह रहे हैं अब। संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 ये अपनाया गया था। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब इस हिसाब से तो आंसर इसके दो सही आ रहे हैं। ठीक है, एक बॉम्बे भी सही है और सी भी सही है। यह तो कहीं मिस्टेक हुई है ऑप्शन पे, डी आंसर नहीं होगा इसमें। सही पूछ रहा है हमसे, तो डी तो भाई गलत है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन है, 22 जुलाई 1947 है वो। ठीक है, तो ये जो आंसर यहाँ पे समझ में आता है, वो दोनों आंसर यहाँ पे सही है। इनकी थोड़ा पुष्टि करो, ये दोनों आंसर दे रहे हैं, या तो कहीं ना कहीं जनवरी की जगह और कुछ होगा, तो ये मिस्टेक हुई ऑप्शन में, तो जिसके चलते ये दोनों सही हो गए। अगर यहाँ फरवरी डाल देते तो एक सही हो जाता, बॉम्बे। ठीक है, तो उसके हिसाब से 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे सही होता है। क्या 12 नंबर का क्वेश्चन का बी आंसर भी सही है और सी आंसर भी सही है, या तो कहीं ना कहीं टाइपिंग एरर हुई है। चलिए बढ़ जाते हैं, 12 नंबर का दोनों सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमें तो डेट चाहिए थी, उस हिसाब से डेट मिल गई। क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान को धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है? बिल्कुल सही बात है। शिक्षा का अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार जो हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं? 6 हैं। 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार, 19 से 21 के बीच, 19 से 22 जो रहता है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 23 से लेकर 24 जो रहता है, 23 से 24 जो रहता है, ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार रहता है। 25 से 28 जो रहता है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार रहता है। तो क्या कह रहा है, धार्मिक शिक्षा कहीं ना कहीं इसी से रिलेट होगी वो। ठीक है, 1 2 3 4, और अगर हम देखें 29 से 30 जो रहता है आपका, यहाँ पे ये शिक्षा एवं संस्कृति का रहता है, और 32 से आपका जो 35 रहता है ये संवैधानिक उपचार का अधिकार रहता है। तो कुल मिला के ये मौलिक अधिकार हैं जिन्हें हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, और मौलिक कर्तव्यों को हमने रूस के संविधान से लिया है। ठीक है, ये 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं। कभी 7 हुआ करते थे। मौलिक अधिकार कितने मूल संविधान में कितने थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6 आपके सामने हैं।
ठीक, संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है वो अब कानूनी अधिकार में चला गया, जिसके चलते अब मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में कितने हैं भैया, तो वर्तमान में 6 है। ठीक है, वर्तमान में 6 है। अब अगर हम बात करते हैं तो 29 भी है, 30 भी है, 27 भी है। 27 तो धार्मिक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इसको काट देंगे, ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। अब कंफ्यूजन हो रही है, या तो 27 हो सकता है, 28 हो सकता है, तो राइट आंसर यहाँ क्या है, राइट आंसर है यहाँ पे 28। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन है, बॉम्बे इज अ राइट आंसर है। ठीक है, एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दें, जल्दी से अपने अपने मोबाइल में खोल लें और जल्दी से पढ़ने लगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन हो गए हैं 13। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आने वाला है, तो ये मौलिक अधिकार है। अगर मैं मौलिक कर्तव्यों की बात कहूं, कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कितने हैं, मौलिक कर्तव्यों की बात करूं तो मूल संविधान में एक भी नहीं थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़े गए तो 10 जोड़े गए। उसके बाद एक और आया 11वें नंबर का, तो ये आज के समय में वर्तमान में मौलिक कर्तव्य जो हैं वो कितने हैं भैया, मौलिक कर्तव्य हैं 11। अब बात आती है मौलिक जो कर्तव्य हैं, मौलिक जो कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, अगर आप ये जानना चाहें लिए गए या अपनाया गया कहाँ से, तो रूस से, रूस से लिया गया है। पंचायत भी रूस से ली गई है, मौलिक कर्तव्य भी रूस से लिए गए हैं। इधर हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, ये भैया अधिकार हैं, ये मौलिक अधिकार हैं, और मौलिक अधिकार को प्यारे हमने कहाँ से लिया है, यूएसए के संविधान से लिया है। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं क्या, राइट आंसर ए है। एकदम जबरदस्त सीरीज चल रही है सामने आपके। ठीक है, अगर मैं बात कर लूं, एक आर्टिकल और आता है, इस आर्टिकल की मैं बात कर लूं, आर्टिकल नंबर है 19। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की। एक क्वेश्चन और आता है यहां से 19A। 19A में प्रेस की स्वतंत्रता है, यानी प्रेस को बोलने की स्वतंत्रता है। सेंसर बोर्ड की स्वतंत्रता है। सबसे हाँ, अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता इसी में देते हैं, तो प्रेस की स्वतंत्रता इसी के अंतर्गत आती है। हमारी बोलने की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत आती है। तो ये जो आर्टिकल हैं ये अब महत्वपूर्ण है, इसलिए लिख दिए। महत्वपूर्ण तो आर्टिकल बहुत है, बहुत है। आर्टिकल 6 से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 6 से पेपर में पूछ लेता, पहला पूछता, 6 माह पूछता है। ठीक है, 17 नंबर का अति महत्वपूर्ण है, 18 है, 19 है, 19A है, 19F तक जाता है। और ठीक है, 19, उसके बाद 20 भी महत्वपूर्ण है, 21 महत्वपूर्ण है, 21A है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है। 25 के बाद सीधे अगर हम पहुंचेंगे तो 30 पे पहुंच जाएंगे। 28 भी महत्वपूर्ण है, 32 भी महत्वपूर्ण है। तो आर्टिकल बहुत सारे महत्वपूर्ण हैं। एक दिन हम आर्टिकल, पूरे महत्वपूर्ण आर्टिकल लेके आएंगे और आपको पूरे महत्वपूर्ण आर्टिकल करा देंगे। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की दुनिया में, और क्वेश्चन रहा आज का ये 14 नंबर का। क्या कह रहे हैं हमसे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 और 360 पर आधारित अनुच्छेद क्या है। ठीक है, बताएं जरा। तीन 356 से लेकर 60 तक की जो कहानी है वो किस पर आधारित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम देखो, हमने आपातकाल कहां से लिए थे, आपातकाल। देखो राइट आंसर मैंने पहले टिक कर दूं, आपातकाल जो व्यवस्था है वो इसमें आएगा आंसर। अब आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार से लग सकते हैं, 3 प्रकार से लग सकते हैं, लग सकते हैं। अब आपातकाल हमने कहां से लिए, ये बात और समझ लो। हमने जर्मनी के बीमर संविधान से लिए हैं, जर्मनी का बीमर संविधान। कौन सा, बीमर। यह भी पूछा जाता है कि जर्मनी का जो संविधान था उसका नाम जर्मनी का बीमर संविधान से लिया है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। जर्मनी से आपातकाल 3 प्रकार से कैसे लग सकते हैं, ये बात भी आप देख लो। तो एक तो रहता है आर्टिकल नंबर 352, ठीक, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 ये राष्ट्रपति शासन। ये देखो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल ये पूरे देश में लगता है, पूरे देश में लगता है। यहां से राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, ये राष्ट्रपति शासन जो लगता है राज्यवार लगता है, राज्यवार लगता है। ये कैसा लगता है, राज्यवार। ठीक है, राज्यवार लगता है। और जो 360 है ये वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल है। आज तक एक भी बार नहीं लगा, पूरे देश में लगता है। और पूरे देश में जब देश की इज्जत साख खतरे में हो, पैसा इज्जत ना हो सरकार के पास, तब 360 का यूज किया जाएगा।
और जो सार्वजनिक संपत्ति है कहीं ना कहीं उसमें से जो लोगों की संपत्ति है उसमें से कुछ अंश सरकार के लिए चला जाएगा, ठीक है। और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी वेतन कटने लगेगी, और जो फिजूल के खर्च हैं जो नहीं होने चाहिए उन पे, यात्राएं हैं इन पे प्रतिबंध लगने लगेगा। तमाम सारी चीजें हैं। सबको वॉइस आ रहा है क्या भाई? चेक करिए, वॉइस नहीं आ रहा क्या? गौरव जी बोल रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं है क्या, बताइए। इतना बढ़िया तो वॉइस आ रहा है यार, बताइए आवाज नहीं आ रही क्या? जल्दी कमेंट करिए आवाज नहीं आ रही तो। चलिए दोबारा से एक बार हटा के दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए क्लास को, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वॉइस वाइस जो आपको मोबाइल में प्रॉब्लम हो रही है वो सही हो जाएगी आपको। चलिए मैं बढ़ जाता हूं, ठीक है। तो यहां पे आपातकाल जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है, 3 प्रकार से लगता है। अगर बात करता हूं कि ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है अब तक कितनी बार लगा है, तो अब तक लगा है 3 बार। कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। ये राष्ट्रपति शासन है जो सबसे अधिक यूपी में और मणिपुर में लगा है। कितनी बार? 10 बार। मणिपुर में ठीक कितनी बार लगा है? 10 बार लगा है दोनों जगह, क्योंकि ये राज्यवार लगता है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूं, संविधान संशोधन की मैं बात कर लेता हूं। तो संविधान संशोधन हमने कहां से लिया? दक्षिण अफ्रीका से। कहां से लिया? दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन लिया। ये संविधान संशोधन किस भाग में है? तो भाग की मैं चर्चा करूं प्यारे साथियों, तो भाग नंबर 20 में है। सर ये बताओ आर्टिकल और बता दो। लो बिल्कुल आर्टिकल बता दे रहा हूं। 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन होता है। आर्टिकल नंबर में बात करूं तो 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन होता है। लो भर गया बोर्ड और सारी जो क्लास हो रही है ना क्लियर है सर, बिल्कुल आ गई बॉस। तो एंजॉय करो भाई, लीला का आनंद लो। बिल्कुल लीला चल रही है, आरपीएफ का सेट पेपर लग रहा है, जीएस की लीला चल रही है और तांडव हो रहा है, ठीक है। और क्वेश्चनों का हो रहा है पोस्टमार्टम, तो आप भी अपने रजिस्टर पर पोस्टमार्टम करते रहिए क्वेश्चनों का और शानदार तरीके से पेपर देखे आइए। चलिए बढ़ जाता हूं, क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? बताएं जल्दी से बताएं। नगर पालिका की बात की जाती है और नगर पालिका की बात की जाती है और नगर निगमों की बात की जाती है। देखो ये दिया आर्टिकल नंबर भाग नंबर 12। क्या कहता है? वित्त, संपत्ति, संपदाएं और बाद, ये कहता है, ठीक है। ये क्या है? भाग नंबर 7 है। अब तो पहली अनुसूची के भाग खाके जो राज्य आते थे इसको तो हटा दिया गया है अब, ठीक है। ये 5वें नंबर का है। इसमें तो कहा जाता है क्या? संघ की चर्चा है। ये 12 नंबर है, वित्त, संपत्ति, संपदाएं और बाद। वित्त, संपत्ति, संपदाएं और बाद। वित्त, संपत्ति, संपदाएं और बाद, ये 12 नंबर में कहता है। भारतीय राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम की चर्चा आती है। 19 में मिसलेनियस रहता है। 18 में आपातकाल रहता है, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं 20 की तो संविधान संशोधन रहता है, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं पहले भाग की तो संघ राज्य क्षेत्र आता है। दूसरे की बात कर लेते हैं तो नागरिकता। तीसरे में मौलिक अधिकार। चौथे की अगर बात कर लेते हैं, चौथा जो 4 का देखिए आप, चौथा नहीं 4 का देखिए, मौलिक कर्तव्य है। 5 संघ आते हैं। 6वें में राज्य आते हैं। 7वें में पहली अनुसूची के भाग खाके राज्य आते हैं। 8वें में संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। 9वें में नगर पालिका की बात की गई है। 9 और 9 का नगर पालिका, नगर निगम आएंगे इन दोनों में। 10 जो रहेगा, 10 आपका रहेगा जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनको आरक्षण की चर्चा की गई है। 11वें में आता है संघ और राज्य के बीच संबंध। 12वें में आता है वित्त, संपत्ति, संपदाएं और बाद। 13 में आता है आपका 12 के बाद 13 जो आता है उसमें आता है भारतीय राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। 14 में आता है लोक सेवाएं, ठीक है। 15 में आता है निर्वाचन, ठीक है। 16 में आता है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। 17 में आपातकाल। 18 में राजभाषा। 19 में मिसलेनियस। 20 में आपका आता है 20 संविधान संशोधन, ठीक है। तो ये भाग हैं, ठीक है। 22 वाला भी देख लीजिए,
संक्षिप्त प्रारंभ, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये जो आता है आपका 22 में आता है। और 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। लीजिए 22 के 22 भाग बोल दिए हैं, ठीक है, 22 के 22 भाग बोल दिए हैं। एक बार क्लास को बैक करके पूरे 22 भाग सुन लीजिए आप, ठीक है। आगे बढ़ूं क्या, आगे बढ़ूं क्या? 22 भाग क्लियर हुए? जब तक आप ये नहीं मैं टाइप करोगे कमेंट में क्लियर हुए तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। जब तक ये नहीं बोलेंगे क्लियर है, 22 के 22 भाग बोलने का प्रयास किया गया है। बढ़ूं भाई, एक बार तो बोल दो क्लियर है। 22 भाग अगर ना क्लियर हुए हैं तो एक बार बैक करके फिर से देख लेना, क्लियर हो जाएंगे पूरे भाग। नहीं आया किसी का कमेंट? चलिए बढ़ते हैं भाई, जीत माना हो तुम, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? 9A। राइट आंसर आ गया आपका ए नंबर का राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बढ़ जाते हैं, और लोगों को क्लियर नहीं हुए, ठीक है। तो क्योंकि यार भाग देखो कभी पढ़े हो, भाग कभी पढ़े हो तो एकदम क्लियर हो जाएंगे। जिनने नहीं पढ़े हैं उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, ठीक है। पूरे भाग बोलने का प्रयास किया गया है, देख लेना एक बार, देख लेना। चलिए बहुत बहुत अर्जुन यादव, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं, राइट आंसर ए हो जाता है। कोई यूट्यूब की दुनिया में इस तरीके से सारी चीजों को नहीं बोलेगा, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। पूरा बोलने का प्रयास है। टाइम को कोई बिल्कुल टाइम देख के कभी भी क्लास नहीं होती, क्लास होती है तो फिर मन लगा के क्लास होती है, ठीक है। क्वेश्चन को कभी कभी 1 घंटे 1.5 घंटे से क्लास को ज्यादा नहीं कर रहा तो कभी कभी हम क्वेश्चन को कम भी कर देते हैं इसी चक्कर में। लेकिन क्लास पूरे तरीके से आएगी, जो ओरिजिनल क्लास होगी वो आएगी, बनावटी क्लास आपके सामने नहीं आएगी। बढ़ जाते आगे, भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? हमसे नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है तो हम देखेंगे। अमन जैन का ए आंसर आ रहा है। 16 नंबर का आ रहा है क्या? ये देखो, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है, सही बात है। भारत का राष्ट्रपति है 5 वर्ष तो हो गई। कौन अमेरिका का राष्ट्रपति है? अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो भाई 4 वर्ष का कार्यकाल होता। ये तो भारत का राष्ट्रपति है तो 5 वर्ष है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। अधिकतम आयु कोई नहीं, पढ़ा लिखा हो कोई आवश्यक नहीं हो, पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी दूसरे देश का नहीं होना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा सिद्ध नहीं होना चाहिए। ये कई सारी चीजें हैं जो नहीं होने चाहिए। पढ़ा लिखा होना कोई आवश्यक नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है पढ़ा लिखा हो राष्ट्रपति, ठीक है। जिसके पास अनुमोदक और अनुमोदन के लिए 50-50 सदस्य हों, मतलब उसके पीछे 50 सांसद विधायक हों जो साइन करने के लिए तैयार हों कि हम आपकी जमानत देते हैं, और उन 50 की जमानत देने के लिए भी 50 लोग खड़े हों। तो अनुमोदन के लिए 50 और अनुमोदक के लिए भी 50 चाहिए। क्या कह रहे हैं? तो ये तो सही है। दूसरा देख लें, वे संसद का एक अंग है। हाँ बिल्कुल भाई, और संसद का अगर अंग ना कह के अगर हम ये कह दें कि संसद का अभिन्न अंग है तो अच्छी बात है, ठीक है। संसद के 3 अंग होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, आर्टिकल नंबर 52 के अंतर्गत आता है। 56 में इसका कार्यकाल दिया है, 61 में इस पर महाभियोग लगाते हैं, 72 में यह क्षमादान कर सकता है और 123 आर्टिकल में यह अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। ये लोकसभा को भी भंग कर सकता है। देखो क्या कह रहे हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, सी नंबर का कह रहा, संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक कानून बनने से पहले राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता। इज द राइट, एकदम राइट। तीनों ऊपर के राइट हैं, तो डी नंबर का ही हमारे हिसाब से गलत हो जाएगा। अब गलत हो जाएगा लेकिन इसको पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं मानेंगे गलत हो जाएगा, इसको हम पढ़ेंगे। लेकिन हमने इस पर क्लियर कर दिया कि गलत जेई होगा आप, क्योंकि ऊपर के तीनों सही हैं तो गलत तो जेई हो गई, ठीक है। देखो, उसके पास वीटो शक्ति है, बिल्कुल है। और वीटो शक्ति कितने प्रकार की होती है राष्ट्रपति के पास? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? पूर्ण वीटो होता है और निलंबन का पूर्ण वीटो होता है। क्या कह रहे हैं? 35, हाँ PM 25, बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा से बनेगा और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो 25
क्योंकि सांसद ही तो प्रधानमंत्री होता है। बात समझिए आप, ठीक है। अगर बात करते हैं, देखो अगर बात करते हैं, इनके पास 3 प्रकार का वीटो होता है। एक तो पूर्ण वीटो, और दूसरा होता है निलंबनकारी, निलंबनकारी, और तीसरा जो होता है पॉकेट वीटो। ये 3 इनके पास वीटो पावर शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति के पास। सुनना, अब यहां गलत कहां हो रहा है, इस बात को पकड़ने का प्रयास करेंगे हम लोग। गलत होगा आखिरकार कहां हो रहा है। उसके पास वीटो शक्ति होती है जिसके द्वारा वे संसद द्वारा पारित धन विधेयक, बस गलती तो यही हो गई, गलती यही हो गई है। धन विधेयक पे छेड़छाड़ नहीं कर सकते भाई साहब, ये ना बिल्कुल नहीं, धन विधेयक पे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। धन विधेयक के बारे में तो लोकसभा को ही प्रावधान है, लोकसभा ही धन विधेयक को सबसे पहले पेश करेगा दूसरे सदन में, और दूसरे सदन के पास भी यानी राज्यसभा के पास भी इतना पावरफुल शक्ति नहीं होती है कि धन विधेयक को रोक ले, उसे पारित करना ही होता है, नहीं तो 14 दिन के अंदर स्वतः ही वो पारित हो जाता है। धन विधेयक ना लिख के विधेयक लिखा होता तब सही रहता, धन विधेयक सहित अन्य विधेयक, अगर इतनी लाइन ना लिखी होती तो ये भी सही हो जाता। सहित अन्य विधेयकों को अपने पास रोके रख सकते हैं या स्वीकृति देने से मना कर सकते हैं। भैया धन विधेयक में नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल नंबर 110 के अंतर्गत आता है। धन विधेयक की चर्चा अगर कहें 110 के अंतर्गत आता है ये, और ये जो है धन विधेयक को रोक नहीं सकता है। धन विधेयक के लिए जो प्रावधान रहता है, यानी जो पावर रहती है धन विधेयक के बारे में, जो पावर रहती है धन विधेयक के लिए, जो किसके पास रहती है, लोकसभा के पास। किसके पास रहती है, लोकसभा के पास धन विधेयक की पावर रहती है। लोकसभा ठीक प्रथम सदन है, लोकसभा युवाओं का सदन है, लोकसभा लोकप्रिय सदन है, लोकसभा प्रत्यक्ष सदन है। लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्य के आते हैं वो प्रत्यक्ष तरीके से आते हैं। लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा एक हरा सदन है, लोकसभा लोकप्रिय सदन में आता है, और लोकसभा के ही चुनाव चल रहे हैं। इस लोकसभा के चुनाव से ही पीएम चुना जाता है, और विधानसभा के चुनाव से सीएम चुना जाता है, समझिए, ठीक है। लोकसभा के अलावा राज्यसभा होती है, वो बुजुर्गों का सदन है। राज्यसभा पढ़ो लिखों का सदन है, राज्यसभा लाल सदन है। राज्यसभा आर्टिकल नंबर 80 में आता है, और लोकसभा आर्टिकल नंबर 81 में आता है। संसद 79 में आता है, राष्ट्रपति 52 में आता है, उपराष्ट्रपति 63 में आता है, प्रधानमंत्री 74 और 75 के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ूं क्या, आगे बढ़ूं क्या भाई, आगे बढ़ूं तो थंब प्रेस कर दो यार, एक बार थंब प्रेस कर दो जान लगा के, और क्लास को कर दो शेयर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति के बारे में भी कुछ बोलने का प्रयास किया है, राष्ट्रपति पे महाभियोग वाली प्रोसेस है वो सब कुछ तो बता दिया। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, महाभियोग राष्ट्रपति पर लगता है, उपराष्ट्रपति पर लगता है अभियोग। महाभियोग जब राष्ट्रपति पर लगता है तो सुनिएगा, ये लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी शुरू हो सकता है। अगर क्वेश्चन हमसे पूछा है कि महाभियोग राष्ट्रपति पर जो लग रहा है ये शुरू कहां से हो सकता है, तो शुरू के लिए ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा से ही शुरू हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये लोकसभा से ही शुरू हो जाए, ये शुरू यहां से भी हो सकता है और ये राज्यसभा से भी शुरू हो सकता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है, ठीक है। यहां से भी शुरू हो सकता है, यहां से भी शुरू हो सकता है। यहां से शुरू होगा तो यहां जाएगा, और यहां से शुरू होगा तो यहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास भी जाएगा। पूर्व सूचना दी जाएगी राष्ट्रपति को कितने दिन, 14 दिन पूर्व सूचना। कितने दिन, 14 दिन पूर्व सूचना के बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया जाएगा और हटा दिया जाएगा। अब तक महाभियोग से किसी को नहीं हटाया गया है। वोट डालने के लिए आयु 21 वर्ष चाहिए, ठीक है। और बताएं लोग, और भी लोग हैं, वोट डालने की आयु 21 वर्ष ही है या इससे कम है, बताएं जल्दी से। वयस्क तो हम हो जाते हैं 21 से पहले ही, वोट डालने की आयु कितनी है बताओ जल्दी से। जल्दी बताओ, कोई कमेंट नहीं कर रहा है, किसी का नहीं आएगा, फिर मैं बताऊंगा, जल्दी से आप बताओ। लेकिन
जल्दी बताओ, किसी के पास नहीं है भाई आंसर। वयस्क मताधिकार की जो आयु है वो है कितनी? 21 वर्ष न लेकर 18 वर्ष। वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है प्यारे साथियों? 18 वर्ष। वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? 18 वर्ष। बहुत शानदार। राजदीप राजपूत माते एमनी जो है वो 18 वर्ष लिख रहे हैं, ठीक है। आशीष समेले ने भी 18 लिखा, तो वोट डालने की जो आयु है वो कितनी है? 18 वर्ष है। 21 वर्ष में तो विधानसभा का ही चुनाव लड़ लेते हैं, 21 वर्ष के तो विधायक ही बन जाएंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ लेंगे। जैन साहब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में नागरिकता अधिनियम, देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, वो बता चुका हूं अभी पिछले क्वेश्चन में हमको। नागरिकता हमने कहां से ली है? तो ब्रिटेन से ली है, ब्रिटेन से नागरिकता हमने ली है। अब हमारी नागरिकता कैसी है? एकल है। कैसी नागरिकता है? नागरिकता कैसी है? नागरिकता हमारी कैसी है? एकल है। नागरिकता एकल है। नागरिकता प्राप्त कर सकते कितने तरीके से? प्राप्त। नागरिकता प्राप्त कर सकते कितने? 5 तरीके से। नागरिकता खत्म कितने तरीके से हो सकती है? खत्म हो सकती कितने तरीके से? 3 तरीके से, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि हमारे यहाँ नागरिकता अधिनियम चल रहा है तो 1955 का अभियाली तो बताए थे, अभियाली तो इसको बताए हैं हम। नागरिकता के लिए 1955 का अधिनियम हमारे यहाँ चल रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। क्या है? भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी? बहुत शानदार क्वेश्चन है और मैं इसको लिखता हूं मोस्ट, इसको लिखता हूं क्या? मोस्ट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे कि समझ में नहीं आया क्वेश्चन आया कहां से है, यही नहीं समझ पाए क्वेश्चन कहां से आया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 180 दिन। तो डायरेक्ट इसको याद करेंगे, 180 दिन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते। क्वेश्चन नंबर है कौन सा? 19। क्या कह रहा? तसो गमो झील निम्नलिखित में से, देखो हमने क्या बताया था, एक बात आप समझो यहां से, जो तसो झीलों को तसो कहां कहा जाता? तिब्बत में। तो आप तिब्बत से सटे हुए जो भारतीय राज्य हैं उनमें कहीं ना कहीं तसो नाम की झीलें होंगी। अब देखो मेघालय तो तिब्बत से सटा नहीं है, छोड़ दो इसको। पंजाब नहीं सटा है, छोड़ दो इसको। गुजरात नहीं सटा है, छोड़ दो इसको। राइट आंसर क्या हो जाता है? सिक्किम। लो इधर राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। आगे बढ़ूं क्या? आगे बढ़ूं क्या? आगे बढ़ूं क्या? ये सर इक्यावन साल 21 बोल रहा हूं बच्चा। सर आप कैसे बोल रहे हो? क्या मतलब? आवाज सही नहीं आ रही क्या? आवाज क्लियर नहीं है क्या? कैसे बोल रहे हैं मतलब क्या है भाई बताएं? हम तो साहब ऐसे ही बोलते हैं। 18 वयस्क मताधिकार की आयु 18 बोलिए। 51 क्या बोला है? 51 कहाँ? क्या 51? 51 साल क्या? 51 बच्चे 18 रहेगा। गौरव जी पूरा कमेंट करिए कैसे बोल रहा हूं, पूरा कमेंट करिए कैसे बोल रहा हूं। बोलने का तरीका मेरा यही है, ऐसे ही पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। बुंदेलखंड से आता हूं, ये धरती झांसी की है जहां से इस क्लास को आप देख रहे हैं, तो आवाज तो ऐसी ही आएगी। इसी अंदाज में पढ़ाने का ये मेरा तरीका है और ये बदलेगा नहीं बच्चा, ऐसा ही रहेगा। बढ़ता हूं आगे। तो तसो नाम की जो झीलें हैं ना प्यारे, वो कहां पे हैं? सिक्किम में है। एक बात मैं और बता दूं, ठीक है, चोलामू झील, चोलामू, जो चोलामू झील है ये भी कहां है? सिक्किम में है, ठीक है। भारत में कहा जाए सबसे ऊंची झील, एक क्वेश्चन आता है भारत की सबसे ऊंची झील, ऊंची झील, भारत की सबसे ऊंची झील तो आएगी नक्की, नक्की झील। अब बात आती है ये नक्की झील कहां है?
ये नक्की झील कहाँ है? तो ये नक्की झील है कहाँ प्यारे? राजस्थान में। राजस्थान में है ये झील, राजस्थान में है। कौन सी झील? नक्की झील। ठीक, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, ऊंचाई पर स्थित झील, ऊंचाई पर स्थित झील, ऊंचाई पर स्थित झील। पहले तो आप ये देखो, इसको थोड़ा सा यहां से हम हटाते हैं। क्या गड़बड़ हो गया? क्या गड़बड़ होगा? ना हटेगा क्या? एक मिनट, इसको तो अंडरलाइन कर देते, ये बात अलग है, इसको आप यहां अलग मान के चलना, ठीक है? ये जो है ये अलग है, ठीक है? ब्रैकेट में बंद कर दिया। तसो तिब्बत में कहा जाता झीलों को। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील कहाँ है? सिक्किम में। सबसे ऊंची झील नक्की झील। राजस्थान की झीलों को किस नाम से जानते हैं? लवणीय झील है, लवणीय झीलें। राजस्थान को किस नाम से जानते हैं? लवणीय झीलों के नाम से जानते हैं। गुजरात में नल सरोवर झील है। कौन सी झील है? नल सरोवर, नल सरोवर झील। उत्तर प्रदेश में फुलहर झील है। उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल है। मध्य प्रदेश में भोज झील है, ऊपर झील है। राजस्थान में नक्की, फतेह, धैबर, राजसंबद, जयसंबद, लूनकरसर, डीडवाना झील, उसके बाद सांबर झील। सुखना झील चंडीगढ़ में है। नाग नागिन के नाम से अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, कौसरनाग, गौड़सर झील जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आती हैं, ठीक है? अगर हम बात करते हैं चंदताल, सूरजचाल ताल और उमनी, चंदताल, सूरजताल, ये हिमाचल प्रदेश में आएंगी, ठीक है? और अगर बात करते हैं व्यासकुंड, तो भी हिमाचल प्रदेश में आएगा। रूपकुंड आपका उत्तराखंड में आएगा। उत्तराखंड की झीलें ताल तलियों के नाम से आएंगी पूरी। खुरपा ताल, सात ताल, डोली ताल, माना ताल, तलैया ताल, नैनीताल, ठीक है? सारी झीलें आएंगी उत्तराखंड के अंतर्गत, ठीक है? महाराष्ट्र में लोनार और पोबई है। बेलांदुर झील कर्नाटक में है। बेम्बानाड झील केरल में है। अष्टमुडी झील केरल में है। कोडाईकनाल झील तमिलनाडु में है और काली वैली झील तमिलनाडु में है। नागार्जुन सागर झील, नागार्जुन सागर झील तेलंगाना में है, ठीक है? उस्मान सागर तेलंगाना में है, ठीक है? उसके बाद अगर हम देखते हैं पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील चिल्का झील जो तटीय है। अंतःस्थलीय झील सांबर झील है, राजस्थान में सबसे अधिक खारे पानी की है। चोलामू झील सिक्किम में आती है। मेघालय में जयंतिया झील है, उमनियन झील है। और जो पूर्व उत्तर भारत की मीठे पानी की झील है वो मणिपुर में है, और वो किस नाम से है? वो है लोकटक झील। तो ये झीलें हैं जिनको आपको एक बार में ही क्लियर करने का प्रयास किया गया है। सर मैं इंग्लिश मीडियम से हूं, ठीक है? अच्छा बच्चा, इसलिए दिक्कत हो रही है। क्या झीलों को क्लियर कर पाए हैं क्या आप? लेक्स कहा जाता है इंग्लिश में झीलों को। उन्हीं झीलों को हम राज्यवार आपको बोल रहे थे। क्या झीलें क्लियर हुई? क्लियर हुई तो एक बार भाई थंब प्रेस कर दो, एक बार थंब प्रेस कर दो। पूरे भारत की झीलों को भूलने का प्रयास किया गया है, ठीक है? अगर झीलें क्लियर हुई हो तो आप एक बार थंब प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है? मोटिवेशन मिलता है मुझे इससे। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन रहा डिस्प्ले पे 20 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? बहुत शानदार। ये जो नदी है ये कहां से निकलती? अरावली से निकलती है। अरावली से निकलती है नदी। कहां से? अरावली, अरावली से निकलती है, निकलती है। अब निकलती तो है, ठीक है, नदी कौन सी है? तो नदी है लूनी। कितने राज्यों में बहती है? 2। एक राज्य कौन सा? राजस्थान, और दूसरा गुजरात। गुजरात, 2 राज्यों में। ये जो नदी है, इस नदी को समुद्र तट प्राप्त नहीं होता है। समुद्र तट प्राप्त नहीं होता, तट प्राप्त नहीं होता है, नहीं होता, ठीक है? नहीं होता है। इसे क्यों नहीं होता? क्योंकि ये कहां खो जाती है? ये कच्छ के रन में खो जाती है। कच्छ के रन में खो जाती है, और कच्छ के रन में खो जाती है। कच्छ के रन में ये खो जाती है। कच्छ के रन में ये खो जाती है। और ये कच्छ का रन कहाँ है? तो गुजरात में है। कितने? लूनी नदी। लूनी नदी पर ही, लूनी नदी पर भी कौन सी झील है? सांभर झील है। सांभर झील, सांभर झील कहाँ है? सांभर झील
सांभर झील लूनी नदी पर है। सांभर झील अंतः स्थलीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील है। अब ये सांभर झील कौन से राज्य में है? तो सांभर झील कौन से राज्य में है? राजस्थान में है। कौन से राज्य में है? राजस्थान में है। इतनी बात क्लियर हुई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या? क्लियर है? राइट आंसर कौन सा है भैया? तो राइट आंसर है लूनी नदी। ठीक है, ये कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। किसका? बिहार का शोक। बिहार का शोक कहते हैं। क्या किसे कहते हैं? लूनी नदी को कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कहां से ये निकलती है? तो नेपाल से निकल के आती है। कहां से? नेपाल में, और बिहार में तबाही मचा देती। ये बेतवा नदी मालवा के पठार से निकलती। कहां से? मालवा के पठार से। मालवा के पठार से निकलती है। मालवा के पठार से निकलती है। ठीक है, और मालवा का पठार कहाँ है? एमपी। तो ये एमपी में बहती है ये नदी, और यूपी में बहती है। झांसी के पास से ही ये नदी निकलती है। ठीक है, ये बनास नदी कहाँ है? ये बनास नदी कहाँ है? तो बनास नदी भी राजस्थान में है। अरावली को काटती है। अरावली पर्वत जो है उसको काटती है ये नदी। ठीक, कौन सी? बनास नदी। क्लियर है क्या? तो लूनी नदी इज अ राइट आंसर आपका हो जाएगा, और लूनी नदी ये है। ठीक है, जिसके बारे में कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आपका हो तो लेके चले। थंब प्रेस किसी ने किया था कि नहीं किया था? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जनाब? ठीक है भैया जी, कल भी आपसे बोला था उसामा बिन लादेन। आपके काम का है ही नहीं कुछ यार, आपके काम का कुछ है ही नहीं जनाब। हम आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इससे लगती है नौकरी। अगर आपको हम बता दें, इसको पढ़ने से क्या होता है? नौकरी लगती है, सरकारी कर्मचारी बनते हैं, और जिंदगी में ऐसो आराम से जीते हैं। आपकी तरह भड़बड़ की दुनिया में नहीं जीते हैं। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट, जो आपके किसी काम का ना है। आगे बढ़ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर व्यवहारिक आ गया। 21 रुपया का व्यवहार क्वेश्चन पे होने लगा है। क्या कह रहे हैं? यूएनडीपी का मानव विकास डेवलपमेंट रिपोर्ट किस 3 संकेतों को संयोजित करके विकास का माप करता है? बहुत शानदार क्वेश्चन। 21 नंबर का क्वेश्चन डिस्प्ले पे लग गया है। अगर मैं बात करता हूं यूएनडीपी जो है, इसका मुख्यालय कहां है? यानी हेडक्वार्टर की बात करता हूं, इसके मुख्यालय की बात करता हूं, तो इसका मुख्यालय कहां? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क जो है वो यूएसए के अंतर्गत पड़ता है, और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगर बात करते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 21 का। कोई जवाब दे रहा है? सर मैं इंग्लिश मीडियम से हूं। गौरव जी क्या क्लियर? अच्छा, यहाँ पे ये पिछला ही कमेंट है, यहाँ पे आंसर नहीं आया किसी का। भाई गलत बात है, आंसर तो करना है। चलिए 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या किसको मापता है? स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवन स्तर को मापता है ये। ठीक है, जिसके बाद फिर क्या है? इन 3 संकेतों के बाद फिर ये विकास की रिपोर्ट देता है कि स्वास्थ्य में कोई देश है तो किस पायदान पे है। ठीक है, शिक्षा किस स्तर की है, व्यक्तियों का जो जीवन स्तर है वो किस प्रकार का है। तो ये सारी चीजें देख के वो क्या करता है? सब ऊंचे की तरफ जा रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, सामान्य स्थिति में है, क्या चीजें हैं वहां पे। इन 3 मापकों के बाद फिर वो क्या रिपोर्ट अपनी जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 22 डिस्प्ले पे लग गया है। क्या कह रहा? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त मंत्रालय। बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन डिस्प्ले पे लग गया है 22वां। बताएंगे कोई भी कमेंट करेगा? कमेंट ही नहीं कर रहे हो तुम लोग तो यार। कमेंट मुझे नहीं दिख रहा है कि कर नहीं रहे हो तुम।
अरे कमेंट कभी कभी फंस जाते हैं, इसमें दिखते ही ना है। जी बिल्कुल गौरव जी, आपकी बात का बिल्कुल सम्मान रखा जाएगा और क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में जल्दी कराए जाएंगे। कमेंट तो आ रहे हैं सभी के, मुझे कमेंट नहीं दिख रहे थे। ठीक है गौरव जी, बिल्कुल आप यहां से जितना समझ पा रहे हैं उतनी चीजों को देखिए, जल्दी से इंग्लिश में क्वेश्चनों को टाइप कराएंगे। ठीक है, आप चैनल को एक बार कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाना। सर आपका नेम क्या है? अमन जैन। भैया मेरा नाम जीएस राजपूत है। एकलव्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, और मैं जीएस सब्जेक्ट ही आपको पढ़ाता हूं। ये झांसी जो है बुंदेलखंड की जो धरती है, वहां से झांसी की रानी का आपने नाम सुना होगा, हम वहीं से ये क्लास आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हम बढ़ जाते हैं, 22 नंबर का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। ये बजट भी पेश करता है, तो बजट से पहले कब ये रिपोर्ट जारी करता है? बजट से पहले, बजट से पहले, बजट से पहले, बजट से पहले ये क्या करता है? ये आर्थिक सर्वेक्षण जो रिपोर्ट है उसको प्रकाशित करता है। राइट आंसर हो गया क्या? राइट आंसर क्या हो गया? ए। आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। जहां क्वेश्चन में डिटेल हो सकती है वहां आपको दूंगा, जहां नहीं हो सकती है वहां आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आते हुए आंसर के साथ आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर डिस्प्ले पे लग गया 23। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा लिखी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 23 नंबर का क्वेश्चन है और राइट आंसर क्या है यहां पे? सानिया नेहवाल। सी इज अ राइट आंसर हो जाएगा, सी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। भैया ये क्वेश्चन देख तो रहा हूं आपके कमेंट, आपके लिए बोला तो है भाई गौरव जी, आपके लिए बोला है और इतनी सारी बात बोली है आपके लिए, बहुत जल्दी ध्यान दिया जाएगा। इंग्लिश में भी कमेंट कराए जाएंगे। आप इंग्लिश बिल्कुल बोला तो है आपको। ठीक, बिल्कुल आपके गौरव जी कमेंट देख रहे हैं, ऐसा नहीं है आपके कमेंट नहीं देख रहे हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? सी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की दुनिया में आपको लेके चलते हैं। क्वेश्चन आ गया 24। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ है? 24 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्प्ले पे आ गया है और वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो चेस खेलते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली इज अ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेस खेलने वाले खिलाड़ी हैं, तो चेस होता है उसको ये खेलते हैं। ठीक है, तो अगर बात करते हैं यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है इनकी आत्मकथा का जो शीर्षक है, राइट आंसर दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 25 डिस्प्ले पे आ गया है। यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना क्या है राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? 25 नंबर का क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ चुका है, भाई आंसर करने का प्रयास करें। 25 नंबर का क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ चुका है, आंसर करने का प्रयास करेंगे सभी बच्चा आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो राइट आंसर यहां क्या हो जाएगा? 25 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना। ठीक है, जिन क्वेश्चनों पे विवरण है उनको देते चलता हूं, जिन पे विवरण नहीं है उनको डायरेक्ट बताने का प्रयास करता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 4 फरवरी, 28 फरवरी? बताएं। 28 फरवरी को तो आप डायरेक्ट देखेंगे कि राष्ट्रीय क्या है विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 का डी आया, 26 का आंसर करिए जल्दी से, 26 का आंसर करिए। 1 फरवरी को अगर हम देखें, भारतीय तट रक्षक दिवस, भारतीय तट रक्षक दिवस, भारतीय तट रक्षक दिवस, भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया जाता है इस दिन को। ठीक है, क्लियर है। अगर बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, कौन सा मनाते हैं? सॉरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी और मोस्ट है ये
ठीक, अब आ जाता 26 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। राइट आंसर है 4 फरवरी इजा राइट आंसर हो जाएगा विश्व कैंसर दिवस। और क्वेश्चन को लिखते हैं हम मोस्ट वीवीआई, यानी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ रहा है 27 नंबर। क्या कह रहे हैं? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था। बताएं भैया। इल्तुतमिश वो है जिन्होंने क्या किया था? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक, कुतुब मीनार जो है, जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का, कुतुब मीनार को पूर्ण कार्य कराया, उसका पूर्ण बनवाया। ये जो गुलाम वंश है इसको माबलूक वंश भी कहते थे, माबलूक वंश। इसी वंश को दास वंश कहते थे, दास वंश, दास वंश, दास वंश। और गुलाम वंश को जो खूब क्षेत्र विस्तार किया। अब बात आती है बिहार में अपना पहला सूबेदार इन्होंने रखा था। 27 नंबर का क्वेश्चन है डिस्प्ले पे, जिसका राइट आंसर है मलिक अलाउद्दीन जंग। राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का क्वेश्चन है डिस्प्ले पे। 27 का बॉम्बे आंसर नहीं होगा, दिल्ली आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया डिस्प्ले पे 28वां। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार है, हिस्ट्री से ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्या इब्राहिम लोदी, सुलेमान करा रानी और उसके बाद दाऊद खां करा रानी, इब्राहिम शाह। 28 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर करने का प्रयास करिए 28 का। यूपीपी यादव गर्ल्स बताएं, बिल्कुल आपका सपना बिल्कुल पूरा हो बच्चा। क्वेश्चन में कमेंट करें। 28 नंबर का क्वेश्चन है, लंबी क्लास हो गई है, लंबी क्लास हो गई है, जल्दी से 1 घंटे 27-28 मिनट की क्लास हो गई है लगभग, जल्दी करिए। फिरोज खान, यानी 28 का आंसर आ रहा है इनका। क्या कहाँ है यहाँ पे फिरोज खान? 28 नंबर का क्वेश्चन राइट जो आंसर है दाऊद खान। राइट आंसर आ जाएगा दाऊद खां करा रानी। ठीक है, बिहार का अंतिम अफगान ये था। ठीक है, डिस्कस करने का बनता नहीं है अभी। अब क्वेश्चन बहुत सारा टाइम हो गया है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो अगर हम सिख गुरुओं की चर्चा करें तो पूरे सिख गुरु कितने थे? 10। गुरु गोविंद सिंह 9वें नंबर के, गुरु गोविंद सिंह 10वें नंबर के। पहले नंबर के गुरु जो थे, पहले नंबर के गुरु थे गुरु नानक। तेग बहादुर कितने नंबर के थे? 9वें नंबर के। गुरु गोविंद सिंह कितने नंबर के? 10वें नंबर के। और गुरु हरगोविंद कितने नंबर के? 6वें नंबर के। पूरे गुरु कितने हुए? 10। जन्म किनका हुआ था? आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बताएं जरा जन्म किनका हुआ था? तो 29 का राइट आंसर किसी का नहीं आ रहा है। कमेंट में आंसर देखने का प्रयास करूंगा मैं और आप आंसर करने का प्रयास करिए, जल्दी करिए। क्वेश्चन के साथ आंसर लिखा करो क्योंकि आपके कमेंट लेट आते हैं। तो 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यहां पे सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, गुरु गोविंद सिंह। कृपाण, जो कृपाण हैं, पंच कृपाण, पंच कृपाण रखना इन्हीं ने सिखाया। पंच कृपाण जो सिखों को रखना सिखाया इन्हीं ने। ठीक है, नाम के बाद सिंह इन्हीं ने लगाना सिखाया। ठीक है, अगर एक बार और बात करते हैं, खालसा पंथ की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकेश जी।
एक बार आप क्या करें, क्लास को शेयर आपको करना है मुकेश जी, और ज्यादा से ज्यादा इस परिवार को बड़ा करना। ये आपका अपना परिवार है, एकलव्य क्लासेस परिवार आपका परिवार है, और आपका परिवार का जो दायित्व है वो आप पे है कि इस परिवार को बड़ा कैसे करा जाए। तो हालांकि आप बराबर उस पे लगे हुए हैं बड़ा करने में, और हम यही चाहेंगे कि आप परिवार को बड़ा करें। और देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ चल रहा है। एकलव्य क्लासेस अभी कोई भी कोर्स ऐसा लेके नहीं आया जिससे आपसे फीस की डिमांड कर रहा हो, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस भी है एकलव्य क्लासेस, तो उसी के बलबूते पे सारा बिल्कुल आपको फ्री देने का प्रयास किया जा रहा है। बस प्रयास ये किया जा रहा है कि जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है वो पढ़े और सफल बने, नौकरी प्राप्त करे। ये ही मेरा उद्देश्य है, जिसके चलते पूरी टीम को रखे हूं। और YouTube की दुनिया से एक पैसा भी नहीं कमाता हूं, कोई पैसा नहीं आता है। बस जो थोड़ा बहुत पैसा है 200-500 रुपए पूरे मंथ में, या मंथ में भी नहीं, 2-4 मंथ में ये बनता होगा YouTube पे। अभी कुछ भी नहीं है, सारी टीम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रही है, ठीक है। सारा टीम जो है वो ऑफलाइन से ही पूरा सब कुछ चल रहा है। तो आपका दायित्व है कि टीम को, जो परिवार को है, वो एकदम से बड़ा बनाएं आप, और हम लोगों को मोटिवेटेड दें। बढ़ते हैं आगे। तो राइट आंसर, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। किसकी? खालसा पंथ की। खालसा पंथ की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई, खालसा पंथ। अब इसकी जो स्थापना की वो 1699 में, और आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्प्ले पे आने वाला है। और आ गया आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान था, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। बलबन को, जो बलबन है, लोह एवं रक्त की नीति के लिए इसको जाना जाता है, ठीक है। ये इल्तुतमिश से, इसके बारे में अभी हम पढ़े थे, ये तुगलक वंश के हैं, ठीक है। चलिए बढ़ जाते। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो खूब जानते हैं, अभी कहीं क्वेश्चन डिस्कस होगा तब आपको बताएंगे। तो इस 30 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? अबियाली हम पढ़े थे इल्तुतमिश के बारे में, तो राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे। और आज के जो आपके सेट के 30 क्वेश्चन थे वो हो गए हैं बच्चा कंप्लीट। जो भी आज पहले दिन में है, एक बार क्लास को आप शेयर कर देंगे अपने साथियों के साथ, और आप एकलव्य क्लासेस पे बिल्कुल ज्वाइन हो जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। और ये आज की क्लास आपकी होती है समाप्त। ये एकलव्य क्लासेस है। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो एकलव्य क्लासेस झांसी आप लिखेंगे बिना स्पेस के, और इंग्लिश में नाम आप डालेंगे तो हिंदी में लोगों के साथ चैनल का नाम लिख के आ जाएगा एकलव्य क्लासेस झांसी, आप उसको ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब पे अगर आप डालेंगे तो एकलव्य क्लासेस झांसी, और वहां पे आप चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। और डेली आप शाम 7 बजे से एकलव्य क्लासेस के साथ जुड़ जाएंगे। कितने बजे से? शाम 7 बजे से। शाम 7 से 8, 8 से आपका रहता है 9। हालांकि थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाता है, ये 7:15 से कभी कभी 7:08 तक भी चला जाता है, ठीक है। ये 9:15 या 9:20 तक भी क्लास चली जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अपनी क्लास को रखे हैं 10 बजे से लेकर, अब आप देख रहे हैं कितना समय हो गया है, आप उसी से अनुमान लगा लीजिए। तो 7 बजे से आपको लगातार 11:30 बजे तक एकलव्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रहना है। ऑफलाइन में हम एसएससी की तैयारी कराते हैं। एसएससी में CHSL, MTS, SSC GDs और SSC CGL। पैट की भी तैयारी राज्य के लिए देखा जाए UP SSC में, ठीक है। पुलिस, UPSI, रेलवे, RO, ठीक है, NTPC और रेलवे की अगर बात करें तो इसके तो सारे बेसिस लगते हैं विथ साइंस के। साइंस के भी टीचर बिल्कुल अलग से पर्टिकुलर साइंस के टीचर होते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं सर? मेरा RRB टेक्नीशियन का पेपर है, साइंस की भी क्लास। बच्चा मुकेश जी, साइंस की क्लास चलती है, चलाया करो नहीं, चलती है। कितने बजे आना है आपको? KP सर के साथ साइंस की क्लास डिस्कस करनी है शाम 7 बजे। कितने बजे? शाम 7 बजे KP सर के साथ आपको क्लास डिस्कस करनी है। कितने बजे? शाम 7 बजे। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं आपको, जितने लोग भी हैं, मैं कल 10 बजे ना आकर आ रहा हूं। कितने बजे आ रहा हूं? ठीक है, इवनिंग में मेरी क्लास हो सकती है, एक बार आप देख लेना 7 बजे। हो सकता कल KP सर की क्लास ना रहे और मैं उनके टाइम पे क्लास लूं 7 बजे। अगर मेरी क्लास 7 बजे नहीं हुई तो मैं अपने टाइम 10 बजे फिर आऊंगा, ठीक है। एक बार आप देख लेना 7 बजे क्या क्लास स्टार्ट हुई है, तो आप वहां पे आ जाना। साइंस की क्लास चलती है, KP सर के साथ आप साइंस ले सकते हैं। सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। तो आज के लिए सभी को जय हिंद, शुभ रात्रि, शुभ संध्या। मिलते हैं प्यारे साथियों कल के क्लास में।
आशा करते हैं आप सभी पढ़ाई अच्छे तरीके से करेंगे और एक नौकरी लेकर एक अच्छा जीवन जीने